क्या फिर से चुनाव लड़ेंगे? और राजद की तरफ से या फिर लालू प्रसाद यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से कंफर्मेशन मिल गया है कि आपको टिकट मिलेगा? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हम लोग सिपाही, मुझ पर विश्वास किए। मैंने जनता के बीच गया, चुनाव जीत के आया। मैं अभी वर्तमान विधायक हूँ। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे नेता, मुख्यमंत्री बनने के लिए हम लोग सब कुर्बानी, सब कुछ कर सकते हैं। एक यहाँ पर लिखा हुआ है, माए बहन मान योजना के तहत प्रतिमाह माताओं बहनों को 2500 रुपये दिए जाएंगे। क्या जमीन पर इसका कुछ असर दिख रहा है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी झूठा वादा नहीं करते हैं। वो उम्र कच्ची है लेकिन जुबान के पक्के हैं। लेकिन आपका सारा वादा तो नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं। आपने कहा था कि डोमिसाइल नौकरी में लागू करेंगे, डोमिसाइल लागू कर दिया। आपने कहा था हर महीने मुफ्त बिजली देंगे, अब उन्होंने 125 यूनिट देना शुरू कर दिया है। जब 20 साल से मुख्यमंत्री है तो उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन की राशि क्यों नहीं बढ़ाए? उन्होंने बिजली फ्री क्यों नहीं किया? उन्होंने डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं किया? तो ये तो चुनाव है, तो चुनाव के वक्त वो करते हैं। आपको लगता है कि डर से कर रहे हैं? निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के भय से और तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता के चलते और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विजन को उनको लागू करने के लिए मजबूर किया जाता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे लोगों को भरोसा है। खास करके नौकरी, 5.5 लाख युवाओं को नौकरी दिलवाकर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार ही नहीं देश दुनिया में वो अपना एजेंडे को लागू करवाने का काम किया। अभी सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सब लोग हमारे नेता के आइडियोलॉजी को लागू करते हैं। आपके इलाके में वोट चोरी का मामला कहाँ नजर आ रहा है? लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। आप कह रहे हैं आपका पूरा नेता राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, घूम रहे हैं पूरे बिहार में। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे नेता जब चर्चा किए इस पर, वोट चोरी के मामले में, वोट चोरी के कैसे लाया? जब आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप भी अपने अपने एजेंसी से सर्वे करवाते होइएगा। सभी ऑथेंटिक मीडिया चैनल ने सर्वे करवाया तो 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनते देख रहा है। सरकार ने अपने तंत्र के हिसाब से, अपने अधिकारी के हिसाब से भी उन्होंने सर्वे करवाया। उस सब में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 25 में बिहार के मुख्यमंत्री बनते जनता ने स्वीकार कर रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। दर्श न्यूज की टीम निकली है सीतामढ़ी जिले में और अलग अलग विधानसभा जाकर लोगों से, जनता से सवाल पूछ रही है। जो मौजूदा आपके विधायक हैं, 5 सालों में कितना विकास किया है, आपके मुद्दे पर कितना खड़े उतरे, क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने कई सारे वादे किए थे। उस वादे पर कितने खड़े। हम बाजपट्टी विधानसभा पूरा इलाका घूमे हैं, आपको पब्लिक ओपिनियन दिखाया जनता की क्या राय है। जल योजना हो या फिर भ्रष्टाचार के जो पूरे बिहार में व्याप्त है और जो पंचायत स्तर पर है या फिर विधानसभा स्तर पर है, कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है, प्रखंड नहीं है जहां पर बिना रिश्वत का काम हो रहा है। जनता ने बताया, सुनाया। विधायक जी अब तक कितने काम किए हैं? बाजपट्टी के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, मुकेश यादव जी राजद से विधायक हैं। इन्होंने रंजू गीता को हरा करके चुनाव जीता था 2020 में। विधायक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जनता ने क्या कुछ कहा, हमने पूरा जनता को सुना दिया है, चैनल में चल गया है, लेकिन कई सारे मुद्दे हैं। उस मुद्दे पर आज बात करेंगे। और क्योंकि आने वाले कुछ ही महीने में विधानसभा का चुनाव होना है, कितनी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, क्या पूरा मूड बना चुके हैं, फिर से चुनाव लड़ना है, तमाम तैयारियों में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने इतने सालों में कितना विकास किया है, क्षेत्रीय जनता ने जो कहा है उस पर हम बाद में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप दर्श न्यूज़ के चैनल के माध्यम से आप जनताओं से मुझे रूबरू करवा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद, आपके सभी टीम को धन्यवाद। और जहां आप सवाल किए, जे जनता आपको चुना 5 साल के लिए, आपने जनता के लिए क्या किए, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये जनता ने जिस विश्वास और प्रेम से मुझे विधानसभा सदन में भेजने का काम किया, मैंने ईमानदारी से जनताओं के हित के लिए सड़क के मामले में काम करवाया, पुल पुलिया का निर्माण करवाया, स्वास्थ्य उपकेंद्र बनवाए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनवाए, सामुदायिक भवन बनवाए, दलित विकास मिशन से दलित शेड बनवाए, पंचायत सरकार भवन बन रही है। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे विधानसभा क्षेत्र में सनमनी टोल के पास जो पुल थी, वो पुल बरसों से आवागमन करीब 15 से 20 किलोमीटर लोग घूम के जाते थे, और हाई लेवल ब्रिज, उसको मैंने अपने क्षेत्र की उपलब्धि, अपने जो अवधि हमारा कार्यकाल के सबसे बड़ी उपलब्धि हम उसको मानते हैं, जो मैंने करवाया सनमनी टोल पुल। उसके बाद मधरापुर से जो बाचोपट्टी होते निमाही सड़क जाती है, उस सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर हो रहा है काम। निमाही में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण करवाया, महमदा में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण करवाया, पटदौड़ा से रायपुर जो सड़क आती है उसमें हाई लेवल ब्रिज
का निर्माण, 2 हाई लेवल ब्रिज की निर्माण हो रहा है। बंगराहा में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हुआ। परदौड़ा से रायपुर आती है सड़क, उसका निर्माण हुआ। भदियन से जो बिरौली जाती है, जो आवागमन पूर्ण रूप से बंद था, उस सड़क का निर्माण हुआ। बेला के पास हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हुआ। बिरार से लेकर कोयली जाती है, उसमें हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हुआ। मुरलिया डी जाने वाली सड़क में हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हुआ। रायपुर से जो नया टोल जाती है सड़क धादी होते हुए, उसमें हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हुआ। हेमदा नदी में हाई लेवल ब्रिज की स्वीकृति हुई। मीनापुर जो बालासात से मीनापुर जाती है, उसमें हाई लेवल ब्रिज बन के तैयार हो चुका है। बालासात में हाई लेवल ब्रिज की स्वीकृति दिलवा है। महिसौथा से जो पकटोला जाती है, उसमें हाई लेवल ब्रिज की स्वीकृति मिला, काम प्रगति पे है। ठेकेदार संवेदक के द्वारा उसमें काम समय सीमा पर नहीं करने के कारण उसके खिलाफ में भी हम संवेदक के खिलाफ में विभाग को लिखे। एक मुरौल जो रतवाड़ा से मुरौल जाती है, उस सड़क में हाई लेवल ब्रिज का, उसके खिलाफ में वो 2 संवेदक, एक ही संवेदक दोनों पुल के संवेदक है, दोनों उसी को मिला, तो उसके खिलाफ भी हम विभाग के लिखे। किसी पंचायत में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां हम सड़क का निर्माण 10, 12, 15 सड़क का निर्माण आरडब्ल्यूडी से नहीं करें। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने जब 17 महीने के कार्यकाल में उस विभाग के मंत्री बने तो हमको काम करने का ज़्यादा मौका मिला और अधिक से अधिक सड़क हमारे क्षेत्र में स्वीकृति मिला, जो काम हुआ है। अस्पताल के मामले में भी रायपुर में अस्पताल बना, बड़ी फुलवरिया पंचायत के रायपुर में। पचरा निमाही में अस्पताल का निर्माण हुआ। हिमायूपुर में बाजार पर अस्पताल का निर्माण हुआ। बनौल में हाल अस्पताल का निर्माण हुआ। हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति भी बड़े पैमाने पर हमने विभाग से अपने नेता के समय भी करवाया, जो पथराही में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिली, बाचोपट्टी में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिली, पिपराही में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिली, बल्हा में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिली, ददरी में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिली, महिसौथा में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिली, बुधनगरा में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिली, बाजितपुर में हेल्थ एंड वेलनेस की स्वीकृति मिली। ये सब बन के तैयार हो गया है। नहीं, काम प्रगति, स्वीकृति नहीं ना, काम प्रगति पर है। और सड़क का निर्माण करीब 300-350 सड़क का निर्माण हो चुका है और कुछ सड़क कार्य प्रगति पर है, काम हो रहा है। मुकेश जी, तो अब आपने जो विकास के कार्य किए हैं इन 5 सालों में आपने बता दिया। अब जो जनता कह रही है उस पर हम आप चर्चा करते हैं। कई इलाके में घूमा हमने, लोगों से बातचीत की। सबसे जो बड़ा लूपहोल हमें नज़र आया कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, 7 निश्चित के तहत आता है जल नल योजना, जिसमें हर घर को स्वच्छ पानी देना है, उसमें सबसे बड़ी खामी नज़र आई। टोटी लगा हुआ है, पाइप बिछा हुआ है, सब कुछ, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। ये कई पंचायतों का ये हाल है। इसमें कहाँ कमी खामी नज़र आ रही है? आप एक विधायक लेवल के स्तर पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए, पहले नल जल की योजनाओं के बारे में लोग का ध्यान नहीं था, लेकिन अभी पानी का लेवल जो नीचे गया है, हम लोग भी और सब लोग, आम लोग देखा जी नल जल की स्थिति जो है, सरकार में पहले भी लोग मुद्दा उठाया, विधानसभा में भी, सड़क पर भी, जो नल जल सरकार की योजना फेल है। और तब सरकार ने उसको पीएचडी विभाग को, वार्ड क्रियान्वयन समिति से लेकर पीएचडी विभाग को दिया, और पीएचडी विभाग को जब से गया तब से और उसकी हालत बद से बदतर है और बदतर है। सरकार को उस पर संज्ञान लेनी चाहिए। और इस सुखाड़ का जो स्थिति हुआ है, तब हम लोग देखे हैं किसी पंचायत में नल जल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, सुदृढ़ रूप से, सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। पहले सरकार देखा जो वार्ड क्रियान्वयन समिति से अच्छा काम नहीं हो रहा, तो वो पीएचडी विभाग को दिया और पीएचडी विभाग ने सर्वे करवाया, जहाँ कहाँ पाइप टूटा हुआ है, कहाँ टंकी नहीं है, कहाँ स्ट्रक्चर नहीं है, कहाँ नल नहीं है, कहाँ पाइपलाइन नहीं है, कहाँ बोर्डिंग नहीं है, उस सबको सर्वे करवाकर टेंडर हुआ सभी विधानसभा क्षेत्र में, और उस टेंडर के हिसाब से उसको काम सरकार को और विभाग को करवानी चाहिए। लेकिन कहीं सुचारू रूप से अभी तक 8 से 9 महीना टेंडर हो चुका हुआ है, एग्रीमेंट हो गया, लेकिन कहीं सुचारू रूप से किसी वार्ड में नल जल का व्यवस्था नहीं है। लोग पानी के लिए त्राहिमाम है। इस सुखाड़ की जो स्थिति हुई है, और सरकार इसको सरकार के कान में ठेकी पड़ी हुई है, सरकार को जूत तक नहीं रेंग पा है। मैंने कई विभाग के लोगों को, अधिकारी को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करवाया, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं हुआ। तो मैंने विधानसभा में जल नल का प्रदर्शन, जो टोटी है उसका प्रदर्शन कर भी मैंने सरकार को ध्यान आकृष्ट करवाया। 2-4 दिन सरकार ने संज्ञान लिया और विभाग के लोग आए, कहीं कहीं काम शुरू किया, लेकिन उस काम से संतुष्टि हम नहीं है। काम जो वार्ड लेवल पर होकर और नल जल को सुचारू रूप से ठीक करना चाहिए, वो अभी कहीं मेरे बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र सहित मेरे विधानसभा क्षेत्र में तक है नहीं है। 2-4 जगह
काम शुरू करके, लेकिन सुचारू रूप से अभी किसी वार्ड में नल जल की व्यवस्था नहीं चालू हुई। इसलिए हम सरकार को इसकी दोषी मानते हैं। सरकार को उस विभाग के अधिकारी हो, संवेदक हो, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आप अपने स्तर से टैंकर भिजवा करके लोगों को पानी देते हैं? क्योंकि कई जगह देख रहे हैं कि टैंकर तो चल रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से भिजवा रहे हैं या फिर कोई और लेवल पे बात देखिए, हो रही है? अपने स्तर से भी हम लोग करवाएं और पीएचडी विभाग से भी इसमें हम लोग सरकार को लिखे, मंत्री को लिखे और डीएम साहब को, तो इसमें व्यवस्था सरकार की तरफ से भी हुआ, अपने स्तर से भी लोग किए हैं। खास करके पंचायत के मुखिया जी सब है, वो अपने स्तर से भी सभी पंचायत में मुखिया जी लोग टैंकर की व्यवस्था करके पानी के मुहैया करवाएं हैं। इसके लिए हम जो प्रतिनिधि है, जो नहीं प्रतिनिधि है, जो प्रतिनिधि नहीं भी है, उन लोग भी जिनको पंचायत के चुनाव लड़ना है, कुछ के चुनाव लड़ना है, वो लोग भी अपने स्तर से हम देखे हैं जो इस संकट की स्थिति में वो लोग भी पानी सप्लाई कराए। वैसे लोगों को जो इस संकट की, सुखाड़ की स्थिति में, पानी से त्राहिमाम की स्थिति में जो लोग इसमें जनता के बीच सहयोग किए हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। जो आप संकट कभी जनता के बीच आए तो सब लोग को मिलजुल कर उसका निराकरण करना चाहिए और जनता के बीच खड़ा रहना चाहिए। स्वास्थ्य का स्थिति बदहाल है। हम इलाका में घूम रहे थे, लोगों का शिकायत था कि दवाई नहीं दिया जा रहा है स्वास्थ्य केंद्र में, बार बार सीतामढ़ी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जाए रेफ़र कर दे सीतामढ़ी में तो फिर पटना जाना पड़ता है। तो आप अपने स्तर से स्वास्थ्य विभाग से बात करते हैं कि दवाई मुहैया कराने को लेकर के, क्योंकि जब तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो 600 दवाइयों का फ्री किया गया था, वो क्या व्यवस्था पहुँच पा रही है? देखिए, निश्चित रूप से जिस समय किसी भी काम करने के लिए रोड मैप और विजन नहीं रहेगा तो वो काम नहीं कर सकता है। तेजस्वी प्रसाद यादव के पास रोड मैप है, रोड विजन है, योजना है पहले से, और वो अपने 17 महीने के कार्यकाल में बिहार ही नहीं देश में और दुनिया में अपना नाम डंका बजवाए हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सोच है जे कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। और 17 महीने में जो मौका मिला उनको काम करने के लिए, तो जो नीतीश कुमार जी कहते थे नौकरी मिलेगा तो अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, बिजली फ्री कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे नेता बिहार में सरकार को झुकाया और जिस गांधी मैदान से कभी रैलियां हुआ करती थी किसी पार्टी का, उस गांधी मैदान में नौकरी के लिए रैली करवाने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक बार, आप कहे हैं, एक बार 600-700 डॉक्टर को बर्खास्त किया जो जॉब पर नौकरी में है, ड्यूटी पर नहीं आते थे, ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक बार बर्खास्त करने का काम किया। और लोगों, डॉक्टर में खास करके डर और भय हुआ जब भाई हम अब काम नहीं करेंगे, ड्यूटी पर नहीं जाएंगे, तब हमारी नौकरी नहीं बचेगी। तो लोग में थोड़ा डॉक्टर में भय हुआ और काम पर जाने लगा। लेकिन जो डॉक्टर के अस्पताल के हिसाब से डॉक्टर की कमी है। हमारे नेता ने करीब 1.25 लाख, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे तो 1.25 लाख काम प्रोसेस में, नौकरी की प्रोसेस में, चाहे डॉक्टर हो, एनएम हो, नर्स हो, मतलब चाहे टेक्नीशियन हो, लैब सहायक हो, सबके लिए रोड मैप और विजन तैयार हुआ था। लेकिन जब हमारे नेता की लोकप्रियता बढ़ती हुई देखे मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री के कई अधिकारी ने कहा जी सब श्रेय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ले रहे हैं, जब आप गठबंधन तोड़ लीजिए। फिर गठबंधन तोड़ लिए, जस के तस है, उनके पास कोई विजन नहीं है। 18 साल हो गया, 20 साल हो गया, 20 साल में कभी वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाने की बात नहीं कही। बिजली आप मीडिया के साथ ही है, आप विधानसभा में भी रहते हैं। बिजली के बारे में जब हमारे नेता ने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि जे बिजली फ्री कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे नेता के रोड मैप विजन के माध्यम से 125 यूनिट बिजली फ्री भी करना पड़ा, वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ानी पड़ी। हमारे नेता ने जब मौका मिला, तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, आशा हो, जीविका हो, और शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिलवाने का काम किया। सभी में जो मौका मिला तो उन्होंने काम किया। सड़क हो, पुल पुलिया हो, उसमें काम किए। स्वास्थ्य विभाग में डायलिसिस की व्यवस्था पहले SKMCH, NMCH, PMCH और IGMS में ही, एम्स में हुआ करते थे। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जो मौका मिला तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सभी जिला अस्पताल में डायलिसिस की व्यवस्था कर लोगों को सुविधा मुहैया करवाने का काम किया। मुकेश जी, फिर वापस मुद्दे पर आते हैं। जब हम लोगों से मिल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे समस्या जानने की, तो उन्होंने एक बड़ा समस्या बताया कि जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, तब से लगातार बिजली कटने का जो समस्या वो बढ़ रहा है, और कटता आता भी है तो डिम वोल्टेज रहता है, कम वोल्टेज रहता है। क्या वाकई में आप इस समस्या को देख पा रहे हैं? एकदम निश्चित रूप से हम कह रहे हैं, जो हम तो पहले भी कहे जो उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये तो हमारे नेता के दबाव में वो किए हैं बिजली फ्री, लेकिन उनके पास विजन नहीं है। हमारे नेता जब फ्री करते तो बिजली का जो सप्लाई है, खपत कितना होता है, तो उस खपत के हिसाब से हम बिजली मुहैया कराते।
तो इसमें फेल्योर है सरकार। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। जब बिजली फ्री दिए हैं तो जो अभी हम भी लोग भी जाते हैं तो लोग सवाल करते हैं, जो विधायक जी बिजली अब कटता है, तो इसको सरकार को संज्ञान में लेनी चाहिए और बिजली सही में, ये वास्तव में बिजली का जो रेशियो है वो घटा है। सदन में आपने कितना सवाल उठाया है इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि हमारे विधायक को जो हमने जो वोट करके जिताया है, क्योंकि इससे पहले जो विधायक थी डॉक्टर अंजू गीता, उनको हराया, उसके बाद आपको जिताया, आपने यहाँ के जनता के लिए विधानसभा में कितना सवाल उठाया, कितना प्रश्न उठाया और उस पर कितना काम किया गया? देखिए, आप मीडिया के साथी हैं और आप सोशल मीडिया के माध्यम से और विधानसभा के रिकॉर्ड से भी ले सकते हैं। मैं दावा करता हूं, दावा के साथ बतलाना चाहता हूं, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न करने वाला विधायक मैं हूं। जो विधानसभा में तारांकित प्रश्न हो, अल्पसूचित प्रश्न हो, ध्यान आकर्षण प्रश्न हो, निवेदन हो, याचिका हो, सबके माध्यम से मैंने पुल हो, सड़क हो, अस्पताल हो या छोटी छोटी समस्याएं हो, उसके लिए विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रश्न किया। मेरे प्रश्न के बाद 2-4 काम अभी नहीं हुआ है। जैसे एक बड़ी समस्या जो टावर चौक से आज मधुबन में जो बीच में पुल है, उसके निर्माण के लिए भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस समय मंत्री थे उस विभाग के, तो उन्होंने टेक्निकल स्वीकृति दी। 2 पथ निर्माण के पुल थे, एक सरमनी टोल और ये मधुबन में, तो उसकी स्वीकृति मिली। उसमें प्रशासनिक स्वीकृति के बाद पैसा भी मिला और पैसा देने के बाद काम भी, पुल भी हुआ और इसके बाद सरकार चली गई, इसमें टेक्निकल स्वीकृति हो गया। आज तक उसमें राशि सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दिया, इसलिए वो अभी हमारे यहाँ जटिल समस्या है जो उसको होनी चाहिए। हम डिग्री कॉलेज के लिए भी सरकार से मांग किए। डिग्री कॉलेज मेरे विधानसभा क्षेत्र में या कई विधानसभा क्षेत्र में अभी नहीं है, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है जो हम डिग्री कॉलेज बनवाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी 25 में आएंगे तो निश्चित रूप से मुझे मौका अगर जनता देती है दोबारा, तो निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में मेरे विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज भी होगी। लेकिन मेरा प्राथमिकता रहेगा और मेरे नेता की भी प्राथमिकता में, जो सरकारी स्कूल हो या सरकारी अस्पताल हो, उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, वैसे लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, वैसे लोग के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो उसको सुदृढ़ किया जाए, अच्छा मजबूत किया जाए, ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छा बने, IAS IPS डॉक्टर बने। हम डिग्री कॉलेज के लिए भी सरकार से मांग किए। डिग्री कॉलेज मेरे विधानसभा क्षेत्र में या कई विधानसभा क्षेत्र में अभी नहीं है, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है जो हम डिग्री कॉलेज बनवाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी 25 में आएंगे तो निश्चित रूप से मुझे मौका अगर जनता देती है दोबारा, तो निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में मेरे विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज भी होगी। लेकिन मेरा प्राथमिकता रहेगा और मेरे नेता की भी प्राथमिकता में, जो सरकारी स्कूल हो या सरकारी अस्पताल हो, उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, वैसे लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, वैसे लोग के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो उसको सुदृढ़ किया जाए, अच्छा मजबूत किया जाए, ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छा बने, IAS IPS डॉक्टर बने और जो गरीब तबके के लोग हैं उनका समुचित इलाज हो सके सरकारी अस्पताल में। बिल्कुल, आप विपक्ष में हैं, राजनीति के विधायक हैं, ज़्यादा सवाल आपसे हो नहीं सकता है क्योंकि आपके पास सीमित संसाधन है, आपको लड़ करके आपके विधानसभा के लिए काम कराना पड़ेगा। तो एक मुद्दा और है कि आपके ज़िले में पुनौराधाम मंदिर बन रहा है, जानकी मंदिर बन रहा है, बड़ा भव्य, हज़ारों करोड़ का पूरा आवंटन किया गया। अमित शाह आए थे बीते दिनों। तो इन दिनों बिहार विधानसभा में एक और बड़ा मुद्दा है कि धर्म को लेकर के वो मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अयोध्या में जब राम मंदिर बना तो पूरा देश में अलग एक तरह से माहौल बना, भाजपा इसको कैश कराने की कोशिश की। क्या वो बिहार की सीतामढ़ी जिले में उस तरीके का कोशिश किया जाएगा? आप इसको मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग, NDA के लोग जब जब चुनाव आता है तब तक वो लोग मंदिर बनाने शुरू करते हैं, लेकिन हम लोग उस पर काम नहीं करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस समय पर्यटन मंत्री थे, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, तो ये चुनाव के समय में भी शिलान्यास करने आए हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर्यटन मंत्री थे, तो उनके रहते हुए उन्होंने 73 करोड़ कुछ रुपया की सेंक्शन किया था और उस सेंक्शन के बाद यहाँ शिलान्यास भी हुआ था पुनौरा धाम मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए। ये सबसे पहले शुरुआत हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। ये ऑन रिकॉर्ड है, वहाँ शिलान्यास भी हुआ है, उसकी डेट तारीख भी है, 29 अप्रैल 2023 में हुआ था और 9वीं का समय था। उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी कार्यक्रम में आए थे हमारे नेता ने, और पहली शुरुआत आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की है। ये लोग चुनाव के समय में इनको मंदिर याद आती है, लेकिन हमारे नेता काम विजन के हिसाब से, रोड मैप के हिसाब से करते हैं। उसकी भी श्रेय हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के है। पहले शुरुआत तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। मुद्दा है कि नहीं, मंदिर मुद्दा है कि नहीं जनता के लिए? मंदिर बननी चाहिए, लेकिन जनता के लिए असली मुद्दा है रोजगार, नौकरी।
महंगाई, किसान कैसे मजबूत होगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगा, नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगा, ये मुद्दा होना चाहिए। 12,000 बननी स्पेशल चाहिए। ट्रेनें दी गई है रेलवे की तरफ से कि छठ पूजा में आएंगे लोग, यहाँ पर पर्व मनाएंगे। आप मानते हैं कि 12,000 ट्रेन सफिशिएंट है? और फिर लोग कह रहे हैं कि पलायन वाला बिहार बनता जा रहा है, यहाँ से पलायन करके बाहर जाएगा, रोजगार करेगा, वो गुजरात की फैक्ट्री में करेगा, हरियाणा पंजाब जाएगा। बिहार को तो उद्योग फैक्ट्री मिलना चाहिए। एकदम निश्चित रूप से सरकार के पास हम बार बार कह रहे हैं कोई रोड मैप नहीं है, न कोई विजन नहीं है। और जिस सरकार के मुखिया अचेत अवस्था में हो, जिनकी मानसिक रूप से स्थिति खराब हो, सोचने समझने और पढ़ने परखने की मानसिक स्थिति खराब हो जाए और अधिकारी चलाने लगे, तो उस राज्य का, उस देश के जनताओं के लिए दुर्भाग्य है। और यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री अब अपने से निर्णय नहीं लेते हैं। अधिकारी जो है, रिटायर्ड अधिकारी है, वो निर्णय लेते हैं और उसके हिसाब से काम होता है। पूरी तरह रिश्वतखोरी है। अंचल हो, ब्लॉक हो, थाना हो या जिला मुख्यालय हो और मंडल अस्पताल हो, बेगर रिश्वत के एक भी काम राजस्व विभाग में नहीं होता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये जनता भी शिकायत कर रही थी। ब्लॉक में जाते हैं, बिना पैसा का, बिना घूस का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता है, आवास प्रमाण पत्र नहीं बनता है। आपने सुना होगा भाई वीरेंद्र, पंचायत सचिव के साथ जो पूरा प्रकरण हुआ था। एकदम निश्चित रूप से यही तो बतलाना चाहता हूँ। जो नीतीश कुमार जी अधिकारी को इतना आगे बढ़ा दिए, जैसे लोकतंत्र में जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि को जिस डिसाइडिंग पावर है, निर्णय लेने का पावर उनको है, और इम्प्लीमेंट कराने के लिए सरकारी जो बॉडी है, जो अधिकारी है, वो इम्प्लीमेंट कराएंगे। लेकिन नीतीश जी के सरकार में अब डिसाइडिंग पावर भी उसी का हो गया है, इम्प्लीमेंट पावर उसी का हो गया है। जो अधिकारी है, इतना मन बढ़ गया है, जो किसी जनप्रतिनिधि हो तो उसके साथ सम्मान पूर्वक बात नहीं करते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, उनके मंत्री कहते हैं कि मेरे विभाग, उनके मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आपके मीडिया के सामने आकर, जब मेरे विभाग में एक भी काम बेगर रिश्वत के नहीं होता है। ये दिलीप जायसवाल जी राजस्व मंत्री कह रहे हैं। तो वैसे मंत्री जी को तुरंत इस्तीफा देनी चाहिए कि मंत्री सरकार है और वो बोल रहे हैं कि मेरे विभाग में एक भी काम बेगर रिश्वत के नहीं होता है। तो आप मंत्री क्यों बने हुए हैं, सरकार में क्यों हैं? आपको रिजाइन देना चाहिए। उनके एक मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो पंचायती राज मंत्री है, उन्होंने कहा है कि जहाँ के हम जिला प्रभारी मंत्री हैं, तो हमारा कलेक्टर फ़ोन नहीं उठाता है। तो आप रिजाइन दीजिए। आप सरकार का जब फ़ोन नहीं उठाएगा तो आम लोगों का फ़ोन कौन उठाएगा? जनता का निराकरण कैसे होगा, काम कैसे होगा, जनता का कौन सुनेगा? जब सरकार की नहीं सुन रही अधिकारी, तो जनता का कौन सुनने वाला है? उनके एक मंत्री मदन सहनी जी, जब उनके अधिकारी लोग, उनके विभाग के लोग नहीं सुनते हैं, तो रूस के चले जाते हैं घरे। जैसे पहले ज़माने में रुसनाहर कन्या होती थी, जो रूस के सास ससुर से और ससुरा में झगड़ा होता था तो रूस के चले जाती थी अपने नहिरा, तो फिर उसको मना के 2 महीना 1 महीना के बाद बुलाया जाता। तो उसी तरह से मदन सहनी जी को फिर मना के लाया गया, तो फिर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरे विभाग के लोग बात नहीं सुनते, इसलिए हम चले जाते हैं घरे, काम नहीं हो रहा है। मतलब इतना ही छोड़ दीजिए, मंत्री की बात छोड़ दीजिए। ये बड़ी शर्म की बात है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री और सदन चलता हो, उस सदन में मुख्यमंत्री जी मांग किया, हम लोग भी मांग किए, जो शिक्षक जो स्कूल का टाइम है वो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए। तो और मुख्यमंत्री ने जवाब उस सदन में कहा और आदेश दिया जो स्कूल का टाइम 10 बजे से 4 बजे होनी चाहिए। लेकिन उसके अधिकारी जो के पाठक जी हैं, उस दिन 8:45 में सब DO हो, शिक्षा विभाग के अधिकारी के लेके हाजिरी कटा दिए। मतलब उनकी बातों को, सरकार के मुखिया जो, उनकी बातों को भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। अधिकारी लोग इतना ही बहसा दिए हैं, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है? मतलब इस सरकार में अभी हमारे यहाँ रोड विभाग के एक AC थे यहाँ, जिनके घर में छापामारी पड़ा है, अभी तुरंत आए थे अभी सीतामढ़ी में। तो उनके पास इतना अकूट पैसा था, लूट के रखे हुए हैं, जो उन्होंने लैट्रिन के जो टंकी होता है उसमें घुसाया पैसा, उसके बाद जलाया पैसा, मतलब आग गया था पैसा से। हाँ, उसके बाद आग लगा दिया उस पैसा में, उनकी पत्नी ने आग लगाया, उसके बावजूद भी 1.5 करोड़ रुपया नहीं मिला। मतलब कितना पैसा है, पानी टंकी में जाने के बाद, मतलब पैखाना टंकी में भेजने के बाद, जलाने के बाद भी पैसा 1.5 करोड़ रुपया निकलता है। तो ये अधिकारी नीतीश कुमार जी की सरकार में लूट की छूट है। सब अधिकारी अकूट पैसा कमा के, जनता की गाढ़ी कमाई को कमा कर, लूट कर, सब लोग यहाँ ही नहीं अन्य देशों में भी रोजगार और फैक्ट्रियाँ बैठा रहे हैं। आखिरी सवाल, जाते जाते एक बड़ा सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या फिर से चुनाव लड़ेंगे? और राजद की तरफ से या फिर लालू प्रसाद यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से कन्फर्मेशन मिल गया है कि आपको टिकट मिलेगा? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हम लोग सिपाही, मुझ पर विश्वास किए, मैंने जनता के बीच गया, चुनाव जीत के आया। मैं अभी वर्तमान विधायक हूँ। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे नेता, मुख्यमंत्री बनने के लिए हम लोग सब कुर्बानी, सब कुछ कर सकते हैं। मुझे मौका मिला, निश्चित रूप से
जो हमारे क्षेत्र में बचे हुए काम हैं वो भी काम होगा। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग हर कदम एक कदम आगे बढ़कर बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के रोजगार के लिए, बिहार के उन्नति के लिए हम लोग काम करेंगे। एक यहाँ पर लिखा हुआ है माए बहन मान योजना के तहत प्रतिमाह माताओं बहनों को 2500 रुपये दिए जाएंगे। क्या जमीन पर इसका कुछ असर दिख रहा है? माए बहनें एकजुट हो रही हैं एकदम तेजस्वी को वोट करने के लिए? ये तो हम आपको बतलाए हैं, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी झूठा वादा नहीं करते हैं। वो उम्र कच्ची है लेकिन जुबान के पक्के हैं। लेकिन आपका सारा वादा तो नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं। आपने कहा था कि डोमिसाइल नौकरी में लागू करेंगे, डोमिसाइल लागू कर दिया। आपने कहा था हर महीने मुफ्त बिजली देंगे, अब उन्होंने 125 यूनिट देना शुरू कर दिया है। एक उद्योग धंधे लगा दें, हर जगह चौक चौराहे पर लग रहा है। ये मुख्यमंत्री कितना दिन से है? आपसे पूछ रहे हैं जी, मुख्यमंत्री कितना दिन से है? मतलब ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी घोषणा किए हैं वहाँ उस समय से 10 महीने से 1 साल से मुख्यमंत्री है कि 20 साल से मुख्यमंत्री है? जब 20 साल से मुख्यमंत्री है तो उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन की राशि क्यों नहीं बढ़ाए? उन्होंने बिजली फ्री क्यों नहीं किया? उन्होंने डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं किया? तो ये तो चुनाव है, तो चुनाव के वक्त वो करते हैं। आपको लगता है कि डर से कर रहे हैं? निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के भय से और तेजस्वी प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता के चलते और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विजन को उनको लागू करने के लिए मजबूर किया जाता है और उनको लागू करना पड़ता है। अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी नौकरी की वादा किए करवाएं, सभी जो मानदेय पर जो कर्मी हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी करवाने की बात करें, उसमें करवाने की है। शिक्षक को राजकर्मी के दर्जा दिलवाने की बात करें, उस पर करवाएं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो वृद्धावस्था पेंशन की राशि का है उस पर हुआ, अस्पताल को सुदृढ़ करने की बात हुई उस पर किए। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे लोगों को भरोसा है, खास करके नौकरी 5.5 लाख युवाओं को नौकरी दिलवाकर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार ही नहीं देश दुनिया में वो अपना एजेंडे को लागू करवाने का काम किया। अभी सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सब लोग हमारे नेता के आइडियोलॉजी को लागू करते हैं और उनके विजन पर, उनके रोड मैप पर चलना पड़ता है। ये मैं नहीं कहता हूँ। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार बन रही थी तो उन्होंने कहा कि हम 10-15 लाख लोगों के खाता में पैसा देंगे। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। वो नहीं दिया और उनके एक नेता बाद में पूछा जाता है तो कहते हैं कि ये चुनावी जुमला है। फिर ये लोग जो कर रहे हैं सो चुनावी जुमला हो सकता है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहे थे वो सरकार में 17 महीने में अर्ध सरकार में थे, लेकिन सरकार पर, मुख्यमंत्री पर दबाव बनाकर उन्होंने लागू करवाने का काम किया, नौकरी दिलवाने का काम किया। तालीमी मरकज, टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, विकास मित्र हो, सबके मानदेय में वृद्धि करवाने का काम किया, रसोईया के काम में वृद्धि करवाने का काम किया। तो ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी का रोड मैप और विजन है। उसको तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार ही नहीं देश के सबसे थके हुए मुख्यमंत्री से करवाने का काम किया। आपके इलाके में वोट चोरी का मामला कहाँ नजर आ रहा है? लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। आप कह रहे हैं आपका पूरा नेता राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, घूम रहे हैं पूरे बिहार में, वोट अधिकार रैली कर रहे हैं, लेकिन जनता को नहीं समझ में आ रहा है कि वोट चोरी कैसे हो रहा है। नहीं, जनता को समझ में आ रही है, इसलिए समझ में आ रही है। जनता अभी बारीकी से नहीं देख रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे नेता जब चर्चा किए इस पर वोट चोरी के मामले में, वोट चोरी के कैसे लाया? जब आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप भी अपने अपने एजेंसी से सर्वे करवाते हुईएगा। सभी ऑथेंटिक मीडिया चैनल ने सर्वे करवाया तो 25 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनते देख रहा है। सरकार ने अपने तंत्र के हिसाब से, अपने अधिकारी के हिसाब से भी उन्होंने सर्वे करवाया, उस सब में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 25 में बिहार के मुख्यमंत्री बनते जनता ने स्वीकार कर रही है। इसको देखते हुए एनडीए की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के जो एनडीए की सरकार है, उन्होंने चुनाव आयोग को आगे कर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश से रची। जो कैसे रची? आप जो बोल रहे हैं कि नहीं कट रहा है, अभी जो लोग जीवित है उसको मृत लिख दिया गया है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब सुप्रीम कोर्ट में पहला कोई पार्टी है, नेता है, आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने कहवाया सुनवाई के समय में जज साहब को, जो वकील के माध्यम से कहा गया, जो हमारे राज्य में लोग गरीब है, लोग हैं, पलायन करने के लिए पलायन कर यहाँ से चले जाते हैं, दिल्ली हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, चेन्नई हो, मतलब तत्कालिक रूप से अपने परिवार के जीवन यापन करने के लिए कमाने चले जाते हैं। लेकिन फिर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद वो अपने घर पर आते हैं। तो वैसे लोगों को भी उस वोटर लिस्ट में उसको शिफ्टेड लिख दिया गया है। जो
यह वोट से अधिकार से वंचित करने की साजिश। जो लोग जीवित है उसको मृत लिख दिया गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ जो गहन मतदाता पुनरीक्षण नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए। आप पार्लियामेंट के चुनाव हुआ उस समय क्यों नहीं कराया, उसके बाद तुरंत करा देना चाहिए। अगर मतदाता सूची जो फर्जी है तो इसी मतदाता सूची से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, इसी मतदाता सूची से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनको रिजाइन करना चाहिए। वो भी चोर है, वो भी फर्जी है, तो फर्जी है तो वो फर्जी है, रिजाइन कर दे और मतदाता पुनरीक्षण करवा ले। उसके बाद जो जनता जिसको मैंडेट देगी वो होगा। प्रधानमंत्री को रिजाइन करना चाहिए, मुख्यमंत्री को रिजाइन करनी चाहिए अगर मतदाता सूची फर्जी है तो। तो इसको रोकने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को रोकने के लिए किया गया है और हमारे नेता ने याचिका दायर किया और उसमें कहा गया कि आप आधार कार्ड को भी मान्यता दीजिए, क्योंकि सब लोग के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। जैसे मैं विधायक हूँ, आप पत्रकार हैं, आपके पास भी हमको शायद बुझाता है जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, मेरे पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। कल हम एक बड़े अधिकारी से बात हो रही थी, हम कहें कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, मतलब IAS लेवल के अधिकारी थी, तो कहा विधायक जी नहीं है। तो नाम उनका हम नहीं खोल सकते हैं यहाँ पर क्या, हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो हम कहिए आपके पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो जो आम गरीब गाँव में अपना जीवन बसर करते हैं, बकरी भेड़ भैंसी चराते हैं या मजदूरी करते हैं, होटल में काम करते हैं, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से आएगा। बाढ़ का इलाका है, जिनके रहने के लिए घर नहीं है, जिनके रहने के लिए घर नहीं है, दूसरे के घर में रहते हैं, जिनके बैठने के लिए छप्पर नहीं है, तो कागजात कहाँ रखेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स जमीन के खतियान नहीं होगा, वो आपके किसी न किसी मालिक के ज़मीन में, किसी न किसी धनी मनी जो गांव के लोग हैं उनके ज़मीन में बस रहे हैं, उनके पास खतियान कहाँ होगा, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र कहाँ होगा, उनके पास सर्टिफिकेट जो मैट्रिक नहीं पढ़े लिखे कहाँ से आएगा। तो जो सारी ये प्रूफ जितना चुनाव आयोग के से मांगा गया था वो गरीब तबके के लोग के पास, बहुत लोगों के पास नहीं थी। लेकिन हमारे नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। आधार कार्ड के लिए प्रेरित किया गया था, उस आधार कार्ड को भी मान सुप्रीम कोर्ट दिए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को भी आम लोगों की तरफ से बधाई देना चाहते हैं उस जज को, जो आम लोगों को मताधिकार से बचाने के लिए उन्होंने काम किया। और यह सब इसलिए रुक रहा है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार में वोट बचाओ अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। बिल्कुल। तो इससे भय से जो अब चोरी करने का उनका मनसा था, डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से चोरी करता, उस पर ब्रेक निश्चित रूप से लगी। लेकिन हम लोग बैठे नहीं हुए हैं, हमारे नेता संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग भी बारीकी से देख रहे हैं। जो लोग आपके माध्यम से भी कहते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में छूट गया है, छांट दिया गया है, मृत लिख दिया गया है, शिफ्टेड लिख दिया गया है, वो सब लोग कागजात लेके, आधार कार्ड लेकर अपने अपने BLO के पास पहुँचे और अपना रिसीविंग करवा कर एक प्रति ले और एक प्रति उनको दे, ताकि उनका वोटर लिस्ट में नाम रहे। आपके विरोधी फिर बहुत मेहनत कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, वो भी तैयारी में लगी हुई हैं। अपने विरोधियों को आप किस तरीके से जवाब देंगे? आप भी मेहनत कर रहे हैं जनता के बीच जा करके। देखिए, सबका काम है मेहनत करना, सबके काम है जनता के बीच जाना। जनता निर्णय लेगी कि हमारे लिए कौन ठीक है, कौन बेठीक है, हमारे लिए कौन सुलभ हो सकते हैं, हमारे लिए कौन दुर्लभ हो सकते हैं। चुनाव के बाद, चुनाव के वक्त सब लोग जाने लगते हैं। जो चुनाव लड़ेंगे सब लोग नहीं, चुनाव के वक्त जो कभी 5 साल नहीं दिखाई दे होंगे रोड पर, वो भी चुनाव के वक्त देखेंगे। लेकिन यहाँ की जनता निर्णय लेगी कि हम 5 साल में हमारे बीच कौन रहा है, 5 साल हमारे काम के दुख दर्द में कौन घुमा है, जब हम बुलाए हैं तब कौन सुलभ था। इसको जनता निर्णय लेगी, यहाँ बाजपट्टी की जनता निर्णय लेगी जो हमारे लिए कौन ठीक है, बेठीक है। हम लोग को काम है अर्जी करना, सब लोग को पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे उनको अर्जी करना है। मर्जी तो जनता का है, तो जनता जिसको मैंडेज देगी वो स्वीकार होगा। और मुझे उम्मीद है जो मैंने काम किया जनता के बीच 5 साल रहा, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझ पर फिर दोबारा भरोसा जताएगी। जनता फिर मुझ पर दोबारा भरोसा जताएगी, बाजपट्टी के विधायक मुकेश यादव का कहना है। हम मुकेश यादव से पूरा बातचीत किए हैं, लंबा इंटरव्यू थोड़ा हो गया है। आपको अगर लगता है कुछ और सवाल छूट गए हैं तो हम दोबारा फिर आएंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआती दौर है ये, जब हम जनता से बातचीत कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं कि विधायक ने आपका 5 साल में कितना काम किया, विकास के मुद्दे हुए, आपके बात जो आपने रखा था वो सदन में पूरा हुआ नहीं हो, क्योंकि विपक्ष के विधायक हैं, कितना काम हो, ये सब सारा लेखा जोखा उन्होंने दिया है।